सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। कैबिनेट बैठक में 4 अहम फैसलों पर लगी मुहर। किसानों को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान। एमएसपी के लिए 2,60,000 करोड़ मंजूर। राष्ट्रहित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेश की नजीर। अपने काफिले में शामिल वाहनों की संख्या की कम। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाए जाने की जताई इच्छा। प्रधानमंत्री की अपील के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने आधे से भी कम किया अपना काफिला। एनडीए शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने भी अपने काफिले में घटाई वाहनों की संख्या। जनता से ईंधन बचाने की अपील। तमिलनाडु में विजय की सरकार। फ्लोर टेस्ट में पास। टीवीके के समर्थन में पड़े 144 वोट, विरोध में सिर्फ 22 वोट। डीएमके ने फ्लोर टेस्ट से पहले किया वॉकआउट। सीबीएसई के 12वीं के नतीजे घोषित। 85.20% छात्र हुए पास। लड़कों के मुकाबले लड़कियों ने फिर मारी बाजी। 88.86% छात्राएं हुई पास। 82.13% छात्र हुए पास। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने आज 4 अहम फैसलों का ऐलान किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में 4 बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों से विकास को और रफ्तार मिलेगी। पहला फैसला किसानों के लिए खरीफ की एमएसपी का निर्णय लिया गया। 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों के पास जाएंगे। दूसरा, कोल गैसिफिकेशन का बड़ा फैसला लिया गया, जिसके बारे में मैं आपको विस्तार में बताऊंगा। तीसरा, धोलेरा में बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियल हब बन रहा है, जिसमें भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट भी लग रहा है। तो अहमदाबाद से धोलेरा ये सेमी हाई स्पीड डबल लाइन का अप्रूवल हुआ। और चौथा फैसला हुआ, नागपुर के एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपग्रेड करने का फैसला लिया गया। कैबिनेट ने खरीफ की फसल में धान सहित प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का ऐलान किया। ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का की एमएसपी में बढ़ोतरी हो गई है। कैबिनेट की बैठक में 4 बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई। खरीफ की फसलों पर एमएसपी पर 2,60,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें करीब जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक, टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मिलियन मेट्रिक टन। अगर हम कंपेयर करें 2004-14 के कंपैरिजन से और 14 से 26 का, तो जो किसानों को खरीफ में मिला है, मैं सिर्फ खरीफ का कंपैरिजन कर रहा हूं, खरीफ रबी कंबाइंड नहीं, केवल खरीफ का कंपैरिजन है। 2004 से 14 के दशक में 4,75,000 करोड़ रुपए किसानों को मिले थे। 2,14 से 2,26 वाला एनडीए 1, एनडीए 2, एनडीए 3 ये जो पीरियड है, इसमें 19 लाख करोड़ रुपए किसानों को खरीफ में मिले। किसानों के जीवन में इसके कारण एक बड़ा परिवर्तन आया है। 4 गुना ज्यादा किसानों को एनडीए 1, एनडीए 2 और एनडीए 3 के दौरान दिया गया है। सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए अहम कदम उठाया है। कोल गैसिफिकेशन के लिए 37,500 करोड़ की योजना को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हमारे पास 400 सालों के लिए कोयले का भंडार मौजूद है, इसलिए हमें इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। इसके लिए देश में ही तैयार की गई स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा और इससे 50,000 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सब जानते हैं कि गैस
का जितना रिक्वायरमेंट है और दुनिया भर में जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उस हिसाब से हम आत्मनिर्भर कैसे बने। भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है। करीब करीब अगर देखें तो आगे के 200 साल के लिए जितना कोयला चाहिए उतना भारत में ऑलरेडी उपलब्ध है। तो उस कोयले का उपयोग करके क्या हम गैस बना सकते हैं, इस विषय पे एक अच्छा प्रयास चल रहा था। उसका आज फैसला लिया गया है और बहुत ही सामूहिक फैसला है। तो एक तरीके से कोयले से गैस, गैस से फर्टिलाइजर, कोयले से गैस, गैस से पावर, कोयले से गैस, गैस से कई तरह के केमिकल्स, ये बनाने की ये प्रोसेस है। और ये बहुत बड़ा आज का फैसला है, क्योंकि इस युग में हमें जितना आत्मनिर्भर बने उतना अच्छा है और उतना ही देश के लिए भविष्य का एक ये बड़ा इंश्योरेंस बनता है। पश्चिम एशिया में जारी संकट और कच्चे तेल की आपूर्ति पर बढ़ते दबाव के बीच भारत सरकार अब ईंधन बचत और खर्चों में कटौती को लेकर गंभीर कदम उठाती नजर आ रही है। पीएम मोदी ने हाल ही में देशवासियों से पेट्रोल डीजल की खपत कम करने की अपील की थी। अब प्रधानमंत्री ने खुद भी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट की रणनीति अपनाते हुए इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए अपने आधिकारिक काफिले का आकार कम कर दिया है। खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री के हालिया गुजरात और असम दौरों के दौरान उनके काफिले में शामिल वाहनों की संख्या में उल्लेखनीय कमी की गई। पीएम मोदी की अपील के बाद अब कई राज्यों की सरकारें भी एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली समेत कई राज्यों ने सरकारी काफिलों और वाहनों के इस्तेमाल को सीमित करने के फैसले लिए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कदम उठाते हुए सीएम और मंत्रियों की फ्लीट में 50% तक कटौती के निर्देश दिए हैं। सरकार की ओर से कहा गया है कि काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाया जाएगा और सरकारी बैठकों में वर्क फ्रॉम होम और वर्चुअल मीटिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या घटा दी है। अब मुख्यमंत्री के काफिले में 13 की जगह केवल 8 वाहन ही शामिल होंगे। वहीं राजस्थान सरकार ने भी प्रधानमंत्री की अपील के बाद ईंधन बचत को लेकर अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या घटाने के साथ अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को निर्देश दिए हैं कि वो न्यूनतम वाहनों का इस्तेमाल करें और अनावश्यक ईंधन खपत से बचें। वहीं दिल्ली सरकार ने सरकारी कामकाज में वाहनों के इस्तेमाल को सीमित करने का निर्णय लिया है। पीएम मोदी की अपील पर गुजरात के डेप्यूटी सीएम हर्ष सांघवी ने सोने की खरीद में कमी का जिक्र करते हुए प्रदेश की जनता का आभार जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, गुजरात के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आदरणीय पीएम मोदी जी की अपील पर आपने जो राष्ट्रभक्ति दिखाई है वो गुजरात की असली पहचान है। पिछले 2 दिनों से पूरे राज्य में सोने की खरीद में भारी कमी आई है। देश की जनता से पेट्रोल डीजल की खपत कम करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने और सोने के आभूषण न खरीदने की प्रधानमंत्री की अपील का बड़े पैमाने पर समर्थन हो रहा है। झारखंड के गिरिडीह की स्थानीय महिलाओं ने पीएम की अपील का स्वागत किया है। आज इस वॉर के टाइम पे हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बचाना है ताकि डॉलर पे प्रभाव कम पड़े। तो हमें हर वो कोशिश करनी चाहिए जिससे हम अपने देश की इकोनॉमी की से रक्षा कर सकते हैं। आज मोदी जी के अपील पर हम सब एक बहुत ही बड़ा कदम उठा सकते हैं। जैसे कि उन्होंने बोला है कि हम खाद्य पदार्थों का जितना हो सके उतना कम उपयोग करें, तो ये उनके लिए नहीं है बल्कि ये हम लोगों के लिए ही है। पहले स्कूटी से आती थी बट अभी मैं वॉक करके ही आती हूँ, तो इससे मेरा सेहत में भी इफेक्ट पड़ा है एंड अच्छा है। पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित विधायकों ने आज राज्य विधानसभा में शपथ ली। सबसे पहले भवानीपुर से विधायक के रूप में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ग्रहण की। विधानसभा भवन में प्रवेश करने से पहले शुभेंदु ने नतमस्तक होकर प्रणाम किया। इसके बाद पूजा अर्चना कर उन्होंने शपथ ली। शुभेंदु अधिकारी के बाद दिलीप घोष, निशीथ प्रमाणिक, खुदीराम टुडू और अशोक कीर्तनिया समेत अन्य विधायकों को स्पीकर तापस राय ने शपथ पाठ करवाया।
पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर सख्त रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। जिन मामलों में लापरवाही पाई गई है उनकी दोबारा जांच की जाएगी। साथ ही उस समय दर्ज शिकायतों और जनरल डायरी की फिर से जांच होगी। राज्य पुलिस ने सभी थानों में रखे हथियारों और गोला बारूद का सत्यापन 15 मई तक पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं। इसके बाद 16 मई से अवैध हथियारों, गोला बारूद और विस्फोटकों के खिलाफ 2 सप्ताह का विशेष अभियान चलाया जाएगा। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या का मामला सीबीआई ने क्राइम स्पॉट का दौरा किया है। इसको लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो ने जांच की कमान संभालते ही कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी दौरान सीबीआई के अधिकारी हत्या की जगह पर पहुंचे और जांच की। राज्य पुलिस की विशेष जांच टीम के अधिकारियों ने पहले ही 3 शूटर्स मयंक राज मिश्रा, विक्की मौर्य और राज सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। ये तीनों ही शार्प शूटर माने जा रहे हैं। तीनों फिलहाल पश्चिम बंगाल पुलिस की हिरासत में हैं। सूत्रों के अनुसार सीबीआई पूछताछ के लिए राज्य पुलिस से तीनों गिरफ्तार व्यक्तियों की हिरासत लेने की योजना बना रही है। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन होते ही जमीनी स्तर पर असर दिखने लगा है। ट्रक चालकों और लॉरी मालिकों को अवैध वसूली से राहत मिलनी शुरू हो गई है। ममता बनर्जी सरकार के शासन में हाईवे के बाहर भी ट्रक चालकों को कट मनी देनी पड़ती थी और सब कुछ इलाकों में तो 100 से लेकर 1000 रुपये तक की वसूली की जाती थी। कई बार आइनुल हक और मणिदीपा एंटरप्राइज जैसे नामों के तहत वसूली की जाती थी। ट्रक एसोसिएशन का दावा है कि यह अवैध वसूली तृणमूल नेताओं तक पहुंचती थी और इस वसूली को भाईपो टैक्स के नाम से जाना जाता था। विरोध करने पर ट्रक चालकों से मारपीट की जाती थी। राज्य में सत्ता पलट होते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने 72 घंटे के भीतर इस मामले में सख्त कदम उठाया है। उन्होंने राज्य भर में अवैध टोल टैक्स और ड्रॉप गेट बंद करने का निर्देश दिया है। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने बुधवार को विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। सरकार को कांग्रेस, वीसीके और एसपी वेलुमणि एवं सीवी षणमुगम के नेतृत्व वाले अन्ना द्रमुक के बागी गुट का समर्थन मिला। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही मुख्यमंत्री विजय ने विश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिस पर सभी दलों के विधायकों ने चर्चा में भाग लिया। विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर ने मतों के विभाजन के बाद परिणामों की घोषणा करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए गए विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 144 विधायकों ने मतदान किया, जबकि 22 विधायकों ने इसका विरोध किया। मुख्य विपक्षी डीएमके ने मतदान से पहले ही सदन से वॉकआउट कर दिया। विश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री विजय ने विपक्ष द्वारा लगाए गए विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों को खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री ने सदन को आश्वासन दिया कि उनकी सरकार हमेशा धर्मनिरपेक्ष रहेगी और पिछली सरकारों द्वारा शुरू की गई जनहितकारी योजनाओं को जारी रखेगी। पुदुचेरी में एन रंगासामी ने आज 5वीं बार राज्य के सीएम पद की शपथ ली। उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने एन रंगासामी को लोक भवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद रहे। एन रंगासामी ने 5वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। उनके साथ एआईएनआरसी के मल्लाडी कृष्णा राव और भाजपा के ए नम शिवायम ने भी मंत्री पद की शपथ ली। 4 मई को आए पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के परिणामों में रंगासामी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को 30 में से 16 सीटें मिली थी। बिहार में सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 19 फैसलों पर मुहर लगी है। कैबिनेट विस्तार के बाद सीएम की अध्यक्षता में ये पहली बैठक थी। सम्राट चौधरी ने महंगाई भत्ते में वृद्धि करके सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा दिया है।
वित्त विभाग ने डीए को 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया है। ये फैसला 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। साथ ही बिहार इलेक्ट्रिक वाहन संशोधन 2026 को भी स्वीकृति दी गई है। बैठक में उच्च शिक्षा को लेकर भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य के महाविद्यालयों में 132 नए पदों के सृजन को मंजूरी मिली है। वहीं बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना के गठन और इसके लिए 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दी गई है। उद्योग विभाग के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना में संशोधन कर एमएसएमई विकास योजना को मंजूरी दी गई। जहां एनडीए शासित 4 प्रदेशों में नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, वहीं केरलम में अभी तक मुख्यमंत्री का नाम फाइनल नहीं हो पाया है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ की जीत के बावजूद प्रदेश में मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस बरकरार है। जहां अगला मुख्यमंत्री चुनने के लिए बैठकों का दौर भी जारी है, वहीं कांग्रेस नेतृत्व पार्टी कार्यकर्ताओं के निशाने पर है। इसकी तस्वीर वायनाड जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय के बाहर दिखी। कांग्रेस दफ्तर के बाहर गुस्साए कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर निशाना साधते हुए लिखा है कि दोबारा वायनाड से जीत हासिल नहीं होगी और केरलम के लोग आपको कभी माफ नहीं करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है। इन परिणामों में लड़कियों ने फिर से बाजी मारी है। इनके पास होने का प्रतिशत परीक्षा में पास होने वाले कुल छात्रों से भी ज्यादा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।